हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेजुनोस्टोमी के बारे में। इसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि जेजुनोस्टोमी क्या होता है और इसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जेजुनोस्टोमी क्या होता है। तो जेजुनोस्टोमी जो होता है एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जेजुनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है, तो जेजुनम में एक छोटा सा ओपनिंग बनाया जाता है और वहाँ से फीडिंग ट्यूब डाली जाती है। यह ट्यूब डायरेक्टली इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन देने के काम आती है जब पेशेंट माउथ से या स्टमक से खाना नहीं ले सकता है। क्लियर है? अगर हम इनको सिंपल वर्ड में समझें तो जेजुनोस्टोमी को शॉर्ट में जे ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें सर्जन एब्डोमिनल के लेफ्ट या लोअर साइड में छोटा इंसीजन करके जेजुनम को स्किन से अटैच करते हैं और फीडिंग ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब के थ्रू लिक्विड डाइट, मेडिसिन और न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई इज आज जेजुनोस्टोमी डन, यानी हम कब कब जेजुनोस्टोमी दे सकते हैं। क्लियर है? या जेजुनोस्टोमी कब दी जाती है? तो या तो फिर पेशेंट मुंह से खाना नहीं खा सकता, यानी सीवियर ओरल बर्न हो जाए या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए या स्ट्रोक या अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो हम उसको जेजुनोस्टोमी करते हैं। या फिर स्टमक यूज़ नहीं हो सकता जैसे कि गैस्ट्रिक आउटलेट्स ऑब्स्ट्रक्शन या स्टमक सर्जरी जैसी प्रॉब्लम, या फिर लॉन्ग टर्म पेशेंट को फीडिंग चाहिए तो हम जेजुनोस्टोमी जैसा प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं अपने पेशेंट के ऊपर। जैसे कि पेशेंट को सीवियर, इसमें भी जैसे दिया गया जैसे डिस्फेजिया की कंडीशन हो, डिस्फेजिया यानी सीवियर सोलोविंग प्रॉब्लम्स। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टमक में ब्लॉकेज प्रॉब्लम हो जैसे कि ट्यूमर्स हो जाए, अल्सर्स हो जाए या गैस्ट्रोफ्रेसिस हो जाए, यानी इसको हम बोल देते हैं जब हमारा स्टमक में पैरालाइसिस कॉज करता है, उसे हम पैरेसिस बोल देते हैं। या फिर आफ्टर मोजर सर्जरी ऑन स्टमक और ईसोफेगस, किसी प्रकार की हमारे स्टमक एरिया पे या ईसोफेगस पे सर्जरी परफॉर्म हुई हो, या लॉन्ग टर्म नीड फॉर फीडिंग ट्यूब, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को लॉन्ग टर्म फीडिंग ट्यूब की नीड हो तो हम अपने पेशेंट को जेजुनोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ द प्रोसीजर इज डन, हम किस तरीके से प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। सबसे पहले हम सर्जिकल जेजुनोस्टोमी करते हैं जिसमें हम ऑपरेशन रूम के अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। अ सर्जन मेक अ स्मॉल कट इन एब्डोमिनल, जो सर्जन होता है वो स्मॉल कट एब्डोमिनल पे लगाता है। देन जेजुनम इज ब्रॉट टू द सरफेस एंड फीडिंग ट्यूब विल बी इंसर्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट होता है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जेजुनोस्टोमी। इसमें जो होता है वो एंडोस्कोप की मदद से हम जेज ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इसको हम मच लेस इन्वेसिव भी बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड दिस ट्यूब इज प्लेस्ड विद द गाइडेंस ऑफ एंडोस्कोप, हम एंडोस्कोप की मदद से जे ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के जेजुनम में। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज जेजुनोस्टोमी ट्यूब यूज्ड, हम किन किन चीज़ों में जेजुनोस्टोमी ट्यूब यूज़ करते हैं। तो फीडिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जब हम पेशेंट को एक्सटर्नली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लिक्विड फूड जो होता है स्पेशली प्रेफर्ड करते हैं ट्यूब में, जो कि डायरेक्टली आपके जेजुनम तक पहुंचता है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन को दूर करने के लिए जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। मेडिसिन के लिए जो कि डायरेक्ट ही आपके जेजुनम में डिलीवर हो जाती हैं जे ट्यूब की मदद से। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अलाउ डायरेक्ट फीडिंग व्हेन ओरल फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जब हमें पेशेंट को डायरेक्ट फीडिंग यानी जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं और ओरल माउथ के थ्रू वो मतलब फूड इनटेक नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे पेशेंट को जे ट्यूब इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली ही हम फूड को डायरेक्ट ही जेजुनम में ही पहुंचाना होता है। इसमें हम जेजुनोस्टोमी की हेल्प लेते हैं।
इसमें हमारे एस्पायरेशन के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं व्हेन अ फूड गोज इनटू द लंग्स। यानी एस्पायरेशन की कंडीशन क्या होती है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना जो होता है वो स्टमक में जाने के बजाय लंग्स में चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम एस्पायरेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम जेजुनोस्टोमी परफॉर्म कर देते हैं, तो हम जब फूड पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो वो फूड जो होता है वो डायरेक्ट ही जेजुनम में जाता है, ना कि पेशेंट के लंग्स में। तो इसकी हेल्प से हम एस्पायरेशन का भी रिस्क कम कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन लॉन्ग टर्म, जब पेशेंट ऐसा हो जाता है कि वो ओरली फीड नहीं कर सकता है, ऐसी कंडीशंस को दूर करने के लिए या उसके रिस्क को कम करने के लिए हम जेजुनोस्टोमी का यूज़ करते हैं। इसमें जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उसको भी हम जेजुनोस्टोमी की मदद से हम फीडिंग करवाते हैं। डज नॉट रिक्वायर फंक्शनिंग इन स्टमक, इसमें जो स्टमक की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसकी इसमें नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केयर क्या होती है, हम कैसे केयर करते हैं जेजुनोस्टोमी ट्यूब की? तो सबसे पहले इसमें अगर हम अपने कॉम्प्लिकेशंस को प्रॉपरली अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें बाकायदे जेजुनोस्टोमी ट्यूब को पेशेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहिए, जिसमें हमें डेली केयर करनी चाहिए, जिसमें हमें जहाँ पर हमने इस ट्यूब को जिस स्किन के पास से हमने इस ट्यूब को इंसर्ट किया है वहाँ की स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए विद अ क्लीन वाटर, और ट्यूब के आसपास भी हमें क्लीन वाटर से प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। हमें स्किन के पास रेडनेस, स्वेलिंग और लीकेज को भी, ट्यूब लीकेज को भी चेकआउट करना पड़ता है। एंड कीपिंग द ट्यूब इज सिक्योर्ड विद प्रिवेंट पुलिंग, हमें ट्यूब को सिक्योरली चेकआउट करना चाहिए और उसको पुलिंग यानी खींचने से भी, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, तो हमें खींचने से भी बचाना चाहिए। एंड फ्लशिंग द ट्यूब विद अ क्लीन वाटर, हमें जो ट्यूब है उसको साफ, फ्लशिंग का मतलब होता है साफ करना ट्यूब को, तो हमें प्रॉपरली क्लीन वाटर से हमें ट्यूब को फ्लश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग, यानी खाना फीड कराने से पहले और फीड कराने के बाद, या फिर हम किसी प्रकार की पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं जिसकी हेल्प से अगर हम टाइम खाना देने से पहले और फीडिंग कराने से पहले और फीडिंग कराने के बाद यदि हम प्रॉपरली अपनी जेजुनोस्टोमी ट्यूब को प्रॉपरली क्लीन करते हैं या फ्लश करते हैं तो हम उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं यदि हम प्रॉपर तरीके से जेजुनोस्टोमी ट्यूब की केयर नहीं करते हैं, तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ट्यूब ब्लॉकेज देखने के लिए मिल सकता है, या फिर स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीकेज हो सकता है, या फिर स्ट्रोमा के आसपास और भी बहुत सारे इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती हैं। जो डायरिया इफ फीडिंग इज टू फास्ट, क्लियर है? ये थे कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो आइए हम लेस कॉमन बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को देख सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट जैसी कंडीशन हो सकती है, या फिर सीवियर इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या क्या बताते हैं, जैसे फीवर के चांसेस या सीवियर पेन या कंटिन्यूअस लीकेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्यूब फॉल भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ जेजुनोस्टोमी ट्यूब हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम इसमें नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन द पेशेंट कैन ईट नॉर्मली अगेन, क्लियर है? जब पेशेंट नॉर्मली ईटिंग या बाई ओरल कैविटी फीड करने लगेगा तो हम इस ट्यूब को रिमूव कर देंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग मेथड इज़ नीडेड, यदि अगर जेजुनोस्टोमी के अलावा अगर उसको किसी और तरीके से फीडिंग मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो भी हम जेजुनोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं, या फिर उस होल को क्लोज करना है जहाँ से हमने जेजुनोस्टोमी ट्यूब डाला, यानी स्ट्रोमा को अगर क्लोज करना है तो भी हम जेजुनोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपका जेजुनोस्टोमी ट्यूब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और भी बहुत सारे वीडियोस आपके चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं आपके फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप लोग उन वीडियोस पे जाकर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।